तो हेलो एवरीवन, देखिए ये क्वेश्चन हमने बता दिए थे। बट क्या होता है ना, जब आपका समय ख़राब करना होता है तो ऐसे ही हो जाता है। मैंने क्वेश्चन बताए और जब मैं रात को वीडियो अपलोड करने चली तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। अब प्रॉब्लम तो बहुत हुई। फिर मैंने इंतज़ार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझा, क्योंकि रात के 12:35 हो रहे थे। तो मैंने सोचा फिर से अगर ये बताऊंगी तो सारे लोग सो रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आपका समय ख़राब होना होता है, तो होता ही है। चलो, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया था, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी हिमाचल प्रदेश। सबसे अंतिम कहने का मतलब है कि सबसे बाद में राज्य कौन सा गठित हुआ, है ना। तो देखो, मैंने सन बताए थे। सबसे पहले आपका गठित होता है नागालैंड 1963 में, ठीक है। इसके बाद गठित होता है हिमाचल प्रदेश 1971 में, और इसके बाद में गठित होता है सिक्किम 1975 में, और फिर गठित होता है अरुणाचल प्रदेश 1987 में। आप 1971 को ऐसे भी याद रख सकते हो कि बांग्लादेश भी इसी साल में अस्तित्व में आया था, ठीक है। पहले वे पूर्वी पाकिस्तान था, फिर आपको पता है ना कि इंदिरा जी के समय फिर युद्ध हुआ और नया बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। वो 1971 में ही आया। तो हिमाचल प्रदेश को ऐसे याद रख सकते हो अगर याद रखने के हो तो, वरना अपने अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कथन कारण का था। नीचे दो कथन दिए जाते हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है ना। अभिकथन ए कहता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। आप देखते हो ना, गाड़ियों में साइड में शीशा लगा रहता है, मिरर लगा रहता है पीछे से हमें देखने के लिए, ठीक है। कारण कहता है कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन और कारण कहा गया वो दोनों ही सत्य थे। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ए ऑप्शन मतलब ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है ना। बी में क्या कहते हैं कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा ए पहले ही सही है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो, साइंस में ये क्वेश्चन इस तरीके से साइंस के क्वेश्चन 2-3 जरूर बनते हैं। 2-3 में से एक या दो तो आता ही आता है। जैसे एपिकल्चर, सेरिकल्चर, है ना। उस तरीके से ऑप्शन ए है हमारा क्रोमेटोलॉजी, विभिन्न रंगों का अध्ययन। बी इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। सी होरोलॉजी, समय का अध्ययन। डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका सभी सही सुमेलित है, लेकिन इनको आप पीडीएफ से और अच्छे से देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। और हमें क्या करना, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, है ना। तो जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमें, पढ़ते तो हम बहुत हैं लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता है। और घर पर रहते हुए लगता है कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट जब हम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं ना तो हमारे क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना था और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था। ये सूची फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका लवण है और ये रासायनिक नाम है। देखो ऑप्शन ए क्या है, साधारण नमक। साधारण नमक को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, धावन सोडा। अब और इसके बाद में सोरा, फिर नीला थोथा। सोरा को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। धावन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। क्यों, A3, B4, C2, D1, ठीक है। इस तरीके से ये सही है। आप पीडीएफ में भी देख लेना, बट ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है जल शुद्धिकरण में, बी लवण शुद्धिकरण में, सी ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम में, या डी क्षारों एवं अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने में। देखो कई बार देखते नहीं है कि ये मशीन लगाई जाएगी, ये तकनीक लगाई जाएगी, क्योंकि पानी बहुत बर्बाद होता है। तो उस पानी को जैसे तालाब का है, नदी का है, तो शुद्ध करेंगे, है ना। शुद्ध करेंगे तो उससे क्या रहेगा कि वो पानी खेतों के लिए यूज़ आ जाएगा, जानवरों के लिए यूज़ आ जाएगा। तो जिस तकनीक से उसको शुद्ध करते हैं वो तकनीक है स्टरलाइजेशन, ठीक है। इससे जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमने बात की थी कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोरोफिल, बी कॉपर सल्फेट पीड़ानाशक, थर्ड चांदी फोटोग्राफी। तो कह रहा है कि उपरोक्त युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है। आंसर तो मैंने बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही सुमेलित है, बट आप जब पीडीएफ को देखोगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, बी सशस्त्र विद्रोह, सी केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, या डी सांविधिक कठोरता के आधार पर। ठीक है, तो देखो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 356 बात करता है कि राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो तब राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं, है ना। और संविधान का भाग 18 है, अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता, यानी कि उस तरीके का नहीं है। तो बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण या स्थायित्व। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपका रहता है वो स्थायित्व, ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने बोला कि ये सारे केस कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें कुछ कुछ वर्डिक्ट दिया है उच्चतम न्यायालय ने, और उन्हीं वर्डिक्ट को फैक्ट के रूप में, लाइनों के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। तो जब हमें कंफर्म होगा तो हम आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज हम फंस जाएंगे, है ना। तो बम्बई बनाम जो भारतीय संघवाद था उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, यानी कि उससे अलग नहीं है। परे ऐसा वर्ड है, कभी कभी नहीं समझ में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता है। जब शुरू में हम सुनते हैं या इस जर्नी में आते हैं तो हमें कुछ कुछ वर्ड नहीं समझ में आते हैं। और ये वर्डिक्ट जब दिया गया 1975 में 38वें संविधान संशोधन में ये उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये उपबंध समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी ये बात समझ में तो नहीं आई होगी आपको अच्छी तरीके से, पर जब आप इसको पीडीएफ में पढ़ लोगे, पहले इस क्वेश्चन को अटेंड करना, फिर पीडीएफ में जब आप पढ़ोगे ना फिर आपको कुछ कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि संवैधानिक ढांचा जो होता है उसके बारे में जो केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट दिया गया उसको भी 2-3 बार जब आप पढ़ोगे तब जाके आपको वो क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बात भी इसमें आपको देखिए, आपने देखा ना कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इमरजेंसी लागू की गई भारत में, तो उस समय किसका शासन था, किसने चीज़ों को काफ़ी बदलवाया या बदलाव किया, फिर बाद में चीज़ें बदल गई, है ना। तो उसी टाइम पीरियड के समय की बात है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर। ऑप्शन ए पॉलीमर है, ऑप्शन ए एक्रिलोनाइट्राइल, बी नियोप्रीन, सी विनाइल क्लोराइड या डी टेट्रा फ्लुओरोएथिलीन। साइंस के शब्द हैं, थोड़े से दिक्कत होगी बोलने में, समझने में। तो ऑर्लॉन एक पॉलीमर है और इसके निर्माण में एक्रिलोनाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियत तापी है। ऑप्शन ए उभयचर, बी सरीसृप, सी पक्षी या डी मत्स्य। ठीक है, तो पक्षी वर्ग नियत तापी होता है, पक्षी वर्ग जो होता है वो नियत तापी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण, बी अपोहन, सी उत्क्रमण परासरण या डी विसरण। ठीक है, तो धावन मशीन का कार्यकारी जो सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रीकरण होता है। अपकेंद्रीकरण यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए शैवाल, बी उपयोग, ऑप्शन ए क्लोरेला एंटीबायोटिक, बी
एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी लेमिनेरिया आयोडीन, ये डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। 73 का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। ये सवाल है और ये उसके उपयोग हैं। मतलब क्लोरेला से क्या बनता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। एनाबेना से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमिनेरिया से आयोडीन। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यानी कि उपरोक्त सभी जो लाइनें हैं या जो भी फैक्ट हैं वो सभी सही सुमेलित हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, बी 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, सी 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, या डी 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है, पहले 1000, 10, 100, 1। तो नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ये उन्होंने पूछा है। नैनो तकनीक नैनोमीटर 1 से 100 नैनोमीटर पर आकृति एवं भौतिक नियंत्रण द्वारा भौतिक संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों की अधिकल्पना, उनका उत्पादन और अनुप्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बी सेकेंड कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सत्य है, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है यानी कि दोनों ही कथन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। ऑप्शन ए तने द्वारा, बी जड़ द्वारा, सी पत्तियों द्वारा, या डी भ्रूण द्वारा। तो ये तो काफ़ी लोगों को आता ही होगा, सिंपल है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के हरे भाग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु में ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जड़ों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं होता है पूछ लिया। ऑप्शन है पेसमेकर, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी ऑटो एनालाइजर, या डी स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए होता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। ऑप्शन है लुटिनाइजिंग हार्मोन, बी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आंसर। इसके सिवा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है यह हार्मोन शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है यह पुरुषों में नर हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, यानी कि जेंट्स कौन है, लेडीज़ कौन है, उसके लिए काम करता है। तो लुटिनाइजिंग और सोमेटोट्रोपिक इनके बारे में भी दिया गया है। आप जब पीडीएफ को पढ़ोगे तो उससे यही हेल्प मिलती है कि हमें और चीज़ें भी, एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन और पता चल जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें कई सारे कॉन्सेप्ट पता चलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लैंगर हैस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है। ऑप्शन है अमाशय, बी अग्नाशय, सी पित्ताशय, या डी छोटी आंत। ठीक है, तो लैंगर हैस की दीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज लैंगर हैस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, आप देखते हो जिसको शुगर होगा वो जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो लोग बोलते हैं कि हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेने जा रहे हैं, है ना। तो
बी ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। और इसका नाम है लैंगर हैस क्यों पड़ा? क्योंकि लैंगर हैस महोदय एक चिकित्सा शास्त्री थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। कई बार ऐसे होता है ना। चलिए खैर, हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए फिजियोप्लास्ट, बी रोडोप्लास्ट, सी जेंथोफिल या डी लाइकोपिन। साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वर्णी लवक पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाने वाले वे हरे रंगों को छोड़कर अन्य कई रंगों लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। ठीक है, तो बी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन रोडोप्लास्ट। ठीक है, ये उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा प्लस फाइब्रोनेजिन, बी आरबीसी माइनस फाइब्रोनोजिन, सी प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजिन या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। तो सी हो जाएगा आपका प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नैम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए अप्रैल 2016 में, बी मई 2017 में, सी अप्रैल 2018 में या डी मई 2018 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऐप है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नैम पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया था वो 2016 में किया गया था। ठीक है, तो अप्रैल 2016 में, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए होटल, बी रेस्तरा, थर्ड गहरी कोयले की खदानें। उपरोक्त में से कौन सा से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड या डी उपरोक्त सभी। तो फिलहाल आपका जो डी ऑप्शन है यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कथन और कारण का। ये अभी कथन दिया गया है। एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। कारण कहता है कि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। तो नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। फिलहाल जो आपका कथन कह रहा है, जो कथन में बात कही गई और जो कारण में कही गई है, दोनों ही सत्य हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाता है। एक दी हुई समयावधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? ऑप्शन ए बचत सृजन, बी बचत संग्रहण, सी बचत का निवेश या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत सृजन या बचत संग्रहण तथा उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में पूंजी निर्माण की दर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो आपका है उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। बचत सृजन, बचत का निवेश, बचत संग्रहण सभी ही पूंजी निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है भारतीय पूंजी बाजार, बी भारतीय मुद्रा बाजार, सी अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, हाँ एक सेकेंड, हाँ देखिए सॉरी ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, पहले एक बात कर लेते हैं, ध्यान नहीं रहा, सॉरी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी अमर्त्य सेन, सी मॉरिस डी मॉरिस या डी जॉन एडम्स। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के बारे में जो सूचकांक का प्रतिपादन किया था वो मॉरिस डी मॉरिस जी ने किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट है कि वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है, ये अभी हमने बात की, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। ठीक है, तो आप देखते हो ना, उधार लोग लेते हैं, फिर इसके बाद में कुछ समय बाद, टाइम पीरियड बाद उसे वापस कर देते हैं, तो आपका भारतीय मुद्रा बाजार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए एम्बर बॉक्स सब्सिडी, बी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, सी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी या डी रेड बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है वो शर्त आधारित सब्सिडी है। ठीक है, तो हाँ, ब्लू बॉक्स आपके अर्थ मतलब कि शर्त आधारित है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आपकी अनुमानित है। रेड बॉक्स सब्सिडी आपकी तुरंत समाप्त कृषि को छोड़कर। तो यहाँ पर जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं, आपको करंट के भी मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, बी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से, सी कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से या डी कारखानों में काम के घंटों से। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। ठीक है, 18 से 40 साल तक की आयु सीमा के पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक माह 3,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में कुछ अंशदान लाभार्थी तथा शेष सरकार करेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का फिर से है। अभिकथन ए कहता है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कारण कहता है कि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। ठीक, तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो कथन और कारण कहे गए वो दोनों सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल हमारा सही हो जाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं। ऑप्शन ए राजकोषीय नीति का निर्धारण, बी सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, थर्ड मौद्रिक नीति का निर्धारण, फोर्थ बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ या डी उपरोक्त तो सभी सही है। ठीक है, देखिए ये चार आपके फैक्ट दिए गए हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, RBI। ठीक है, RBI के द्वारा किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के जो प्रमुख कार्य है आर्थिक समीक्षा तैयार करना तथा प्रकाशित करने का दायित्व भी वित्त मंत्रालय का ही है। तो सी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ 3 आपका मौद्रिक नीति का निर्धारण ये RBI का काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। सेकंड, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है ना। और प्रच्छन्न बेरोजगारी आपकी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो सी फिलहाल आपका फर्स्ट और सेकेंड यानी कि सी दोनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए शिक्षा में निवेश, बी कार्यस्थल प्रशिक्षण, थर्ड स्वास्थ्य में निवेश, 4 प्रवसन, 5 सूचना। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4, बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 5th, सी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और 5th या डी उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है,
तो जो मानव पूंजी का निर्माण है, जैसे आप स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, सरकारें क्या करती है, बड़े बड़े हेल्थ जो मतलब कि हॉस्पिटल हैं बनवाती हैं, है ना, प्रशिक्षण स्थल खोलती हैं, आप देखते हो ना ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ये सभी मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल एक बार बन गया, अब उसमें व्यक्ति लगातार कई कई पीढ़ियाँ तक लोग दवा करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो उससे जो पूंजी बनती है वो पूंजी एकत्रित होती है। ठीक है, शिक्षा में निवेश भी आपका पूंजी एकत्रित करता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी वाणिज्यिक कृषि, या डी गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर मतलब भूखंड वही जगह साफ की जाती है और इसे कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि हो गई आपकी, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, बी भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, सी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, या सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये आते रहते क्वेश्चन इस तरीके से, और ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि खूब बनते हैं क्वेश्चन, है ना। तो आपके जो फिलहाल डी ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था। ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2011-12, बी केंद्रीय बजट 2007-8, सी केंद्रीय बजट 2006-7, या डी 2005-6। ठीक है, केंद्रीय बजट 2005-6। महिलाओं के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं सरकार द्वारा। तो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ जो किया गया वो 2005-6 में किया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन ए कहता है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। कारण कहता है चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ये आपके कोड दिए गए हैं, ए तथा आर सही है, दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, फिलहाल तो जो हमें कथन और कारण दिए गए वो देखने हैं। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। यहाँ पर जो दोनों बातें कही गई हैं वो एक दूसरे के मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है। ऑप्शन है प्रक्रम निर्गत निवेश, बी निर्गत निवेश प्रक्रम, सी प्रक्रम निवेश निर्गत, डी निवेश प्रक्रम निर्गत। ठीक है, औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम एवं निर्गत सम्मिलित हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदला जाता है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन है निवेश प्रक्रम निर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 7:20 हो रहा है। आईने में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ऑप्शन है 4:40, बी 4:50, सी 4:30, या डी 4:20। क्वेश्चन क्या है कि 7:20 हो रहा है। तो देखिए प्रतिबिंबित समय आपका 11:60 यानी कि वास्तविक समय 11:60 पलटता है 7:20, तो 4:40 जो रिफ्लेक्टेड टाइम होगा वो 4:40 दिखाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सिंपल है, उसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, हर कोई निकाल लेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में फिलहाल दिया गया है। ठीक है, खास इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका जो ABCD होता है उससे निकलता है, रीजनिंग का ही है, या फिर आप इसको सांकेतिक भाषा वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टीचिंग और चीटिंग को आमने सामने लिख करके इंटरचेंज कर दिया गया है। कोई मतलब इसमें बहुत टफ वाली बात नहीं है। तो जब हम ग्रेडियंट को लिखेंगे तो इंटरचेंज में जो शब्द मिलेंगे
उससे हमारा यहाँ पर आंसर निकल आएगा, और जो आंसर निकलेगा वो आपका डायरेजेंट निकल आएगा, DIRAGENT। आप करोगे, सिंपल है, हो जाएगा, कोई खास इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, दिशा वाला। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखो इसमें भी इंटरचेंज किया गया है, दक्षिण पूर्व को पूर्व लिख दिया गया है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण लिखा गया है। तो इसी तरीके से अगर बदलेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया था मैंने वैसे वैसे व्यक्ति को चलाया, तो मेरे हिसाब से तो पश्चिम की ओर आ रहा है, बट इन्होंने आंसर में उत्तर लगाया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा, आपको उत्तर मतलब सी ऑप्शन आ रहा है या बी आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं मुझे। तो हो जाता है कई बार कॉन्सेप्ट है, कुछ मुझे कन्फ्यूजन हो गई या उन्होंने कुछ गलत बताया, जो भी हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो पश्चिम आना चाहिए। अब यहाँ पर आयोग भी नहीं है कि उसने अगर कुंजी निकाल दी हो तो मैं उसकी बात को मान लूँ, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो खास दिक्कत नहीं है, सिंपल है, पुत्री हो जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कि यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है तो ये बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत सिंपल है, लेफ्ट प्लस राइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट और राइट वाला करते हैं ना, लेफ्ट प्लस इधर से राइट, तो 15 ऊपर से है और 16 नीचे से, तो 15 प्लस 16 करेंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को हमको निकालना है ना। तो 31 - 1 30, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे किया होगा आपने इस कॉन्सेप्ट को, मैं ऐसे करती हूँ, मेरे इसमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर आएगा, यानी कि 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 30। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। ऑप्शन है ABACK, B ABACUS, C ABAS अबैस, या D अबैंडन, अबैकस, अबैंडन, अबैस, अबैक। ठीक है, तो ये बताना है। तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर जो आएगा वो अबैस आपका आएगा, पहले अबैक, अबैकस, अबैंडन, फिर अबैस। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। चौथे स्थान पर पूछा है तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ऑप्शन है बीज, फल, पौधा, भोजन। ये कूट दिया गया है, ए सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, बी फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, या डी थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। ठीक है, तो देखिए पहले बीज होता है, फिर उसको बोते हैं, पौधा बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर वो भोजन के रूप में हम खाते हैं। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, बीज, पौधा, फल, भोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको इसके नेक्स्ट वाले टेस्ट सीरीज में बताया था कि ये इस तरीके से आते, तो हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20, यानी 20 हैं। 5 चौके 20 या 4 पंचे 20, आप ऐसे बना सकते हो। मैं ऐसे ही बना के करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इन्हें 5-5 के पेयर में कट कर लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए CACCA, ठीक, ACCCA, फिर AACCCC, फिर CAAAA। बी ऑप्शन को मैंने फिल किया है। अब हम आंसर को चेक करते हैं। आंसर में भी आपके CACCCAA, फिर CCCC AAA, फिर CCCC, मतलब ये C 1 से स्टार्ट होता है, फिर ये यहाँ पर हाँ इन्होंने 2, फिर 4, फिर 6 से कट किया है, मैंने कम किया है, पर यहाँ पर हमारे C बढ़ते चले जाएंगे। पहले क्या है, एक CACCA आएगा, फिर ACCCA, फिर AACCCC, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, कभी कैसे फिट बैठते कभी कैसे। मैंने B किया था, पहले मैंने A किया, गलत हो गया, B को किया
और अब मैंने आंसर चेक किया तो मेरा आंसर भी यहाँ पर सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3,7,23,95, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें ट्रिक लगा दिया इन्होंने। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया है। 3 इंटू 2 6 आया, +1 किया 7 ये आपका आ गया। 7 इंटू 3 7 3 का 21 +2 ऐड किया 23 हो गया, ठीक है। 23 इंटू 4 करोगे और प्लस क्या नाम से कि 3 करोगे, ठीक है। इधर की भी डिजिट बढ़ती जा रही, इधर की भी डिजिट बढ़ती जा रही, 95 आ जाएगा। 95 में अगर आप इंटू 5 करोगे +4 करोगे 479 आ जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन है, खास कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कर दिया इन्होंने ऐसे ही, ठीक है। इसको डिजिट से किया है, अल्फ़ाबेट ABCD जो होते हैं, तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा, इसमें भी कोई खास नहीं है। लेक को इन्होंने L की वैल्यू होती है 12, A की 1, K की 11, E की 5 होती है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। P की 16 होती है मुझे पता, O की 15 होती है, E की 5 होती है, I की 9 होती है। इससे इसको इंटरचेंज किया है तो इससे कौन सा इंटरचेंज हो जाएगा वो देखना है। तो इससे QIEX हो जाएगा इंटरचेंज, ठीक है। खास दिक्कत नहीं है, आंसर आपका बी हो जाएगा। मैंने करके देख लिया है, आप चेक कर लेना, आपका भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कर्क रेखा का इसके निकट होना, बी पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता, सी जल संसाधनों की कमी, या डी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो फिलहाल आपका ए उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है औसत तापमान पाया जाता है क्योंकि कर्क रेखा इसके निकट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए सहारनपुर, बी पीलीभीत, सी लखीमपुर, या डी गोरखपुर, ठीक है। तो किस में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, वो आपका हो जाएगा डी यानी कि गोरखपुर में, ठीक है। भाबर क्षेत्र में पर्वतीय भूभाग होता है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है। ऑप्शन है मछली, बी सारस, सी तीर, या डी धनुष, ठीक है। तो ये भी बहुत ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली, तीर एवं धनुष की आकृति सम्मिलित है। सारस अथवा क्रोंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बी अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, सी थर्ड उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इत्र के बारे में बहुत अच्छे से पता है, सी ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि इत्र आपका उन्नाव में नहीं बल्कि कन्नौज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये उद्योग है और ये केंद्र है। ऑप्शन है सिगरेट निर्माण गाजियाबाद, बी बेंत की छड़ियाँ बरेली, सी दरी निर्माण मिर्ज़ापुर, डी मिट्टी के खिलौने अलीगढ़, ठीक है। देखो जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं वो आगरा एवं गोरखपुर ज़िले में प्रसिद्ध है, जबकि अलीगढ़ में ताला प्रसिद्ध है, ठीक है। तो डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। ऑप्शन है झांसी, बी जालौन, सी हमीरपुर, या डी बांदा। तो बेतवा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है। यह झांसी से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है और इस नहर द्वारा झांसी, जालौन एवं आपका हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर जिले की सिंचाई की जाती है। बांदा इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिएटोफाइटस पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है आर्द्रभूमि स्थलों पर, बी मरुस्थल में, सी नदियों के तट पर, या डी टुंड्रा प्रदेशों में। तो फ्रिएटोफाइटस पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, यह भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करती हैं, ठीक है। बी हो जाएगा मरुस्थल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,
सी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो फिलहाल आपके जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में ही है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ये भी कानपुर में स्थित है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ऑप्शन है काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, बी शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, सी ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्त है, डी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन यानी कि सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन है बुक्सा, बी खरवार, सी थारू, डी सहरिया। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं और इनका मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। ठीक है, बी आपका हो जाएगा खरवार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, या डी पंजाब। देखिए, मार्च 2023 में हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में किस राज्य ने थंथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। ठीक है, मार्च 2023 में तमिलनाडु राज्य ने थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया, यानी कि तमिलनाडु। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बंगलुरु, या डी जयपुर। ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का आयोजन 14 से 18 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। ऑप्शन है भारत, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड, या डी श्रीलंका। तो मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, तो जिसमें भारत में बिम्स्टेक सेंटर वेदर फॉर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। ठीक है, मतलब कि मीटिंग वहाँ हुई पर भारत में ये निर्णय लिया गया, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है न्यूयॉर्क अमेरिका में, बी पेरिस फ्रांस में, सी ओटावा कनाडा में, या डी वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान मिला। ऑप्शन है लद्दाख, बी कोयम्बटूर, थर्ड मयूरभंज, फोर्थ हम्पी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए थर्ड और फोर्थ सही है, बी सेकेंड और थर्ड सही है, सी फर्स्ट और थर्ड सही है, या डी फर्स्ट और सेकेंड सही है। ठीक है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई और जो भारत के 2 स्थल हैं वो लद्दाख तथा मयूरभंज को शामिल किया गया। फर्स्ट और थर्ड यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बी भारत का इस सूची में 126वां स्थान रहा। कोड की सहायता से सही उत्तर का बताना है। ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड है। ठीक है, तो आपके फिलहाल फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, भारत को 126वां स्थान मिला और फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, बी न्यायमूर्ति विनीत भूषण, सी न्यायमूर्ति अजय एस चौहान, या डी न्यायमूर्ति शीला मुदगल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है जयपुर में, बी मुंबई में, सी नई दिल्ली में, डी पटना में। ठीक है, तो मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 10वां, बी 8वां, सी 9वां, या डी 7वां। ठीक है, तो मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है मगर मजबूरी है, क्या करें, बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव की ओर चल रही हैं, तो और आई होप कि और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी। ऑप्शन है सुरेखा यादव, बी प्रियंका चौधरी, सी सुनिधि सक्सेना, या डी सुमन कुमारी। ठीक है, तो सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं, तो इस तरीके से ए ऑप्शन सही है, सुरेखा यादव। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी नेता बने। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी मिस्र, या डी जर्मनी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की यात्रा पर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन है श्रीलंका, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, या डी भूटान। ठीक है, तो मार्च 2023 में जो ऐसा किया गया है वो आपके भूटान को किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है कुआलालंपुर, बी सिंगापुर, सी जकार्ता, या डी बैंकॉक। तो आपका कुआलालंपुर में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन से बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऑप्शन है 2025 तक, बी 2030 तक, सी वर्ष 2035 तक, या डी वर्ष 2040 तक। ठीक है, तो ऐसा जो किया गया है वो आपका बी वर्ष 2030 तक किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। ऑप्शन है मुंबई, बी पुणे, सी बंगलुरु, या डी अहमदाबाद। ठीक है, तो मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के सबसे पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन है नोएडा, बी गुरुग्राम, सी जोधपुर, या डी वाराणसी। तो मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में देश के पहले पब्लिक रोडवे नेटवर्क का आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन है गीता राणा, बी रश्मि शुक्ला, सी शालिजा धामी, या डी अप्सरा अय्यर।
तो मार्च 2023 में शालिजा धामी को भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आपका शालिजा धामी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास है और ये देश है। अफ्रीडेक्स 2023 भारत एवं 23 दक्षिण अफ्रीकी देश। फ्रीजेक्स 2023 भारत एवं फ्रांस। खंजर 2023 भारत एवं किर्गिस्तान। वोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत एवं जापान। इसमें कौन सा सही नहीं है? वोल्ड कुरुक्षेत्र भारत एवं सिंगापुर होगा। ठीक है, जो बोल्ड है ये आपका गलत सुमेलित है, ये भारत एवं जापान नहीं होगा। लास्ट है कि मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, काबुल अफगानिस्तान, तेहरान ईरान और बीजिंग चीन। तो ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।